हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। मोस्ट वेलकम है। बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी, मतलब कि हिंदी में बोले तो वनस्पति विज्ञान। हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में जो हमको पढ़ना है बॉटनी में, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट आपको रिवीजन करवाएंगे। जितना भी टॉपिक अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, इंटरनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस फाइनल एग्जाम के लिए तो है ही, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारा पार्ट कवर करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो लेंथ को देख के मत घबराइए, क्योंकि लेक्चर कितना भी लंबा होगा, मैक्सिमम 2 ढाई घंटे हो सकता है, 1.5 2 घंटे। इतना सारा आपके पास समय है। रोज का रोज आपको हर एक दिन में 24 घंटे आपके पास होते हैं, और आप 2 घंटे का लेक्चर देख के डर जाते हो, तो फिर क्या करोगे जीवन में, ठीक। तो इतना तो कर ही सकते हो। बैठ के एक एक चीज को लिखना है खुद से। पहले जो बातें बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, उनको समझिए अच्छे से। मुझे पता है इतना कहने के बाद भी आलस आएगा, तो भैया आलस तो आएगा ही, वरना तुम भी नहीं सिलेक्ट हो जाओगे। तो टॉप पे तो वही जाएगा जो सेक्रीफाइस करेगा। अब ठंडी में रजाई के अंदर बैठ के देखोगे तुम, और कुछ इसी में से होंगे जो बैठ के लिखेंगे। चेयर टेबल पे कहीं भी बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, बढ़िया से नोट्स बनाओ खुद से। फिर चिल्लाते हो नोट्स नोट्स, अरे जो बता रहे हैं इसको नोट करो, कितना अच्छा नोट्स है, अपने आप बनाओ। तो ये सभी चीज़ें आपको करना है, और इसमें हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं। क्वेश्चन भी यहाँ से भर मार के आएंगे। और दूसरी बात ये है कि यह पार्ट अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो आप थर्ड सेमेस्टर के वनस्पति विज्ञान को समझ ही नहीं पाओगे। बॉटनी जो है, टेक्सोनोमी समझ में ही नहीं आएगी। तो आज का ये जो लेक्चर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें सभी बेसिक चीज़ें डील की जाएंगी, ठीक। तो भैया हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आपसे शॉर्ट में टेक्सोनोमी की डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कि टेक्सोनोमी क्या होता है। तो भाई टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, वर्गीकी बोलते हैं ना हिंदी में, वर्गीकी। प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू अ टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब, हायरार्की नहीं जानते हो? हायरार्की का मतलब यही होता है, जैसे किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम, फाइलम के बाद में क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं ना किसी चीज को, उसी को बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ईच लेवल ऑफ द हायरार्की इज कॉल्ड अ रैंक, ठीक है। तो आपसे रैंक के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज रैंक, रैंक क्या है। ये सब आपसे प्रैक्टिकल में जब वाइवा होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और कैटेगरी, कहने का मतलब ये है, आप जब किसी भी चीज को क्लासीफाई करते हो, किसी प्लांट स्पीसीज को, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, किंगडम। देन उसके बाद में क्या लिखते हो, डिवीजन। क्या लिखते हो, डिवीजन। फाइलम कब यूज करते हो, एनिमल में। जब प्लांटों का क्लासिफिकेशन होगा तो फाइलम नहीं, वहां पे डिवीजन आएगा। फिर आप लिखोगे क्लास। वो अलग बात है कि इसमें सब डिवीजन सब क्लास हो सकते हैं, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो। आगे हम बताएंगे सब कुछ। फिर ऑर्डर लिखते हो, क्या लिखते हो, ऑर्डर। उसके बाद में क्या आता है आपका, फैमिली आता है। फिर आता है जीनस, और देन उसके बाद में क्या आता है, स्पीसीज आता है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। ये जो आपको, जैसे किंगडम है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, इन सबको हम एक कॉमन नेम बोल सकते हैं। किसी भी एक लेवल को, चाहे डिवीजन हो या क्लास हो, इसको हम रैंक बोल देते हैं। ये एक पार्टिकुलर रैंक है, ठीक है। समझ में आ रहा है, रैंक तो समझते ही होगे, रैंक। या इसको कैटेगरी बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक स्पीसीज क्या है, रैंक है। फैमिली क्या है, रैंक है। तो रैंक का मतलब समझ में आया, किसी भी एक हायरार्की में जो लेवल्स हैं, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये इसी को हम रैंक बोलते हैं, या इसी को कैटेगरी बोला जाता है, ठीक है। अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टेक्सोन। क्या कहते हैं उसको, टेक्सोन कहते हैं। मतलब समझ में आया या नहीं। अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, मतलब अब इनको हम बोल दिए रैंक। इसमें से कोई भी पार्ट एक क्या है, एक लेवल रैंक है।
उस रैंक के अंदर जो ग्रुप हैं प्लांटों के उसको हम टेक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्सोन। और इसका प्लुरल वर्ड होता है टेक्सा। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है। ये सभी चीजें जो मैं नोट करवाता हूँ वो आपको अलग से नोट करना है, साथ ही साथ जो लिखा है वो तो नोट ही करना है, बाकी जो साइड में लिखवाता हूँ, ठीक। प्लुरल वर्ड होता है टेक्सा। क्या बोलते हैं? टेक्सा। एक के लिए, एक ग्रुप के लिए हम टेक्सोन यूज करते हैं। द बेसिक रैंक ऑफ द हायरार्की इज द स्पीसीज। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है और वाइवा में भी बहुत बार ये पूछ लेते हैं एग्जामिनर। द बेसिक रैंक ऑफ द हायरार्की। आपने भी हायरार्की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिखाया मैंने किस तरह से बनाते हो। पहले किंगडम, फिर डिवीजन, देन उसके बाद में क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर उसके बाद में स्पीसीज। तो ये क्या है? ये रैंक है। किंगडम क्या है? एक रैंक है, कैटेगरी है। डिवीजन क्या है? एक रैंक है। इसी तरीके से स्पीसीज भी एक रैंक है। तो हायरार्की में जो सबसे बेसिक रैंक होती है उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीसीज। ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है अभी तक में। ये लगते बहुत आसान है, यही तो आसान ही क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक। अब हम बात करते हैं स्पीसीज की। स्पीसीज की डिफिनेशन आ जाती है। स्पीसीज, जीनस। A species is defined as a group of plants which can interbreed together and form fertile offspring। कहने का मतलब प्लांटों का या पादपों का ऐसा समूह, ग्रुप, जिनके मध्य इंटरब्रीडिंग हो, और सिर्फ हो नहीं, उससे उत्पन्न होने वाले जो प्लांट है वो भी फर्टाइल हो, नॉट स्टेराइल, मतलब वो भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो। स्पीसीज किसको कहोगे? जात, प्रजात। स्पीसीज का मतलब जैसे कि आपको पता है बहुत सारी स्पीसीज हैं। अगर मान लो दो अलग अलग स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग कराई जाए तो उससे संतान उत्पन्न होगी, हो सकती है, लेकिन वो फर्टाइल हो जरूरी नहीं। जैसे आपने खच्चर का नाम सुना है, हम एनिमल का एग्जांपल लेते हैं। खच्चर, खच्चर कैसे बनता है भाई? घोड़ा और गधा दो की स्पीसीज अलग अलग हैं, दोनों जातियां अलग अलग है ना, उनके बीच ब्रीडिंग करवाई जाएगी। देन उसके बाद में क्या मिलेगा आपको? खच्चर। ये जो खच्चर होता है फर्दर ये रिप्रोडक्शन कर सकता है? ये इंटरब्रीडिंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब ये स्पीसीज नहीं है जिनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया गया है, ब्रीडिंग, वो दोनों सेम स्पीसीज नहीं है। ऐसा ही प्लांट में भी होता है। ऐसे प्लांट जैसे मटर का, मटर में रिप्रोडक्शन करवाओगे चल जाएगा काम, मेल और फीमेल प्लांट से। वैसे तो मेल और फीमेल फ्लावर्स मटर के पौधे पर सेम एक ही पे होते हैं ना, बायसेक्सुअल प्लांट होता है। तो इस तरीके से जैसे नींबू का जो प्लांट है तो नींबू वाले प्लांट से ही रिप्रोडक्शन करेगा। अगर दूसरे से आप कलम तैयार भी कर लेते हो, जैसे आजकल तो बहुत कुछ होता है ये, तो उससे क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आगे सक्सेस हो प्लांट। तो स्पीसीज की बेसिक डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। स्पीसीज आर ग्रुप इनटू जेनरा, मतलब कई सारी स्पीसीज, सिमिलर टाइप की स्पीसीज एक में रख देते हैं हम जब, तो उसको बोलते हैं जेनरा, ठीक। जेनरा क्या होता है? जेनरा या जीनस, जीनस एक के लिए यूज करते हैं और कई सारे जीनस होते हैं तो हम जेनरा बोल देते हैं। अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज टू हैव अ फायरली रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। कहने का मतलब जीनस स्पीसीज का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सबकी एंसेस्टरी कॉमन हो। कहने का मतलब जैसे कि हम बताएं आपको, सोलेनेसी, सोलेनेसी एक फैमिली है। सोलेनम क्या होता है? एक जीनस है। सोलेनम, सोलेनम एक जीनस है। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। अब इस सोलेनम में एक स्पीसीज रखी गई है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम एक जिनरा है, जीनस, जिसमें ट्यूबेरोसम रखा गया। क्या रखा गया है? ट्यूबेरोसम, मतलब आलू। आलू एक जाति है ना। इसी तरीके से इसमें सोलेनम नाइग्रम रखा गया है। क्या रखा गया है? नाइग्रम। ये है मकोई। क्या है? मकोई। तो एक स्पीसीज हो गई ट्यूबेरोसम,
दूसरी स्पीसीज है मकोई। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। इन दोनों को सोलेनम जीनस में रखा गया है। क्यों रखा गया है भाई? इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है। इनकी पत्तियां, इनके पौधे की हाइट, पौधा देखोगे तो इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी मिलेंगी। और या फिर इनके जो एंसिस्टर हैं, जहां से ये इवोल्व हुए हैं, उनकी संरचनाएं जैसी होनी चाहिए। तो इसके आधार पर मतलब इनकी ओरिजिन लगभग लगभग सेम जगह से होनी चाहिए, जो कि हम क्लासिफिकेशन में आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं कि कैसे प्लांटों को क्लासीफाई करते हैं। हम आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं बेसिक स्तर पे। तो एक जीनस जो है, जीनस की परिभाषा आप कैसे लिखोगे? डिफिनेशन अगर डिफाइन करने को बोला जाए तो क्या बताओगे? बहुत सारी स्पीसीज जो आपस में सिमिलर एंसेस्टरी रखती हैं, या फिर उनके मॉर्फोलॉजी और फाइलोजेनेटिक सिस्टम एक जैसा अगर है, तो कई सारी स्पीसीज को हम एक ग्रुप में रख देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जीनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीनस। ये एग्जाम्पल लिख लेना। सोलेनम एक जीनस है जिसमें स्पीसीज रखी गई हैं। ट्यूबेरोसम मतलब आलू, और नाइगरम जैसे मकोई। इसी में आपका निकोटियाना भी आता है ना, निकोटियाना टोबेकम सोलेनेसी में ही आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बट विच डू नॉट इंटरब्रीड टूगेदर, मतलब जीनस में जो स्पीसीज रखी गई है वो अलग अलग स्पीसीज है, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। अब मकोई के पौधे का आलू से ब्रीडिंग करवाओगे तो कोई जरूरी थोड़ी ना अच्छी चीज तुमको मिल जाए। जैसे पोमेटो बनाया गया, आपको पता है पोमेटो के बारे में? पोमेटो जिसमें पोटैटो और टोमेटो दोनों को मिक्स किया गया है। हाँ, कितना अच्छा दिमाग लगाया किसी ने कि भाई नीचे आलू बैठ जाएंगे जमीन के, और ऊपर वाला जो एरियल पार्ट होगा, सूटी पार्ट होगा जो ऊपर का, उसमें हमको टमाटर मिल जाएंगे। लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो वो दो अलग अलग जातियों का मिक्सचर था। ऐसे ही समझ रहे हो ना? तो जीनस में अलग अलग जातियां रखी जाती है, उसमें समानता होती है, बहुत ज्यादा समानता। लेकिन वो क्या लिखा है? बट विच डू नॉट इंटरवीड टूगेदर, और इफ दे डू सो दे फॉर्म स्टेराइल हाइब्रिड्स। मतलब अगर हो भी जाता है उसमें इंटरवीड, तो वो स्टेराइल होंगे, मतलब फर्टाइल नहीं होंगे। फर्दर वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते हैं आगे। तो ये आपको बेसिक चीज थी, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये है, फीलिंग आ गई होगी आपको स्पीसीज और जीनस की। अब ये कई सारे इसी तरीके से सिमिलर जीनस आपस में, कई सारी जीनस जब कलेक्ट करते हैं हम तो वो फैमिली बनती है। उसी तरीके से सिमिलर फैमिलियों को हम एक ऑर्डर में रखते हैं, और कई सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, और क्लास बहुत सारे एक में मिलके डिवीजन, और इतने सारे डिविजन्स हैं जिनको पूरे डिविजन्स को मिला दिया जाए प्लांटों के, तो क्या बन जाता है? प्लांट किंगडम। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सिस्टेमेटिक बॉटनी की। अच्छे अच्छे इस वर्ड को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं। ठीक, सिस्टेमेटिक बॉटनी क्या होती है? इज द साइंस which deals with the classification and naming, मतलब nomenclature of the plants। सिस्टेमेटिक बॉटनी मतलब is the branch of science which deals with the classification and nomenclature of plants is called systematic botany। First, the science of classifying the plant is paid to be plant taxonomy। सेकंड है nomenclature, giving name to all kind of plant। दो पार्ट इसमें हमको पढ़ने हैं सिस्टेमेटिक बॉटनी में। पहला क्लासिफिकेशन, फिर है नोमेनक्लेचर। आपसे अगर पूछा जाए कि सिस्टेमेटिक बॉटनी में या टेक्सोनोमी में सबसे पहले आप प्लांट का नोमेनक्लेचर करोगे, या फिर क्लासिफिकेशन करोगे, या कैटेगराइजेशन करोगे, या आइडेंटिफिकेशन करोगे, पहले ये बताओ। कुछ स्टेप होते हैं ना, स्टेप। सबसे पहले आप क्या करोगे? तो कुछ लोग बोलते हैं सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कि जब पहचानेंगे तभी तो कुछ होगा। लेकिन ये गलत है। सबसे पहले कैटेगराइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? कैटेगराइजेशन। सबसे पहले सिमिलर प्लांटों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन। देन उसके बाद में क्या किया जाता है? नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये स्टेप भी आपको
पता होने चाहिए। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की, क्योंकि हमको मॉडर्न टेक्सोनोमी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, मॉडर्न प्लांट टेक्सोनोमी, मॉडर्न प्लांट टेक्सोनोमी। ठीक, तो मॉडर्न प्लांट टेक्सोनोमी पढ़ना है। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के बारे में। फिर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम देखेंगे। ये बेसिक बेसिक इसमें बता रहा हूँ, फिर आगे की लेक्चर जो आएंगे उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, इसको हम टेक्सोमेट्रिक्स भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट आता है टेक्सोमेट्रिक पे। इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वली वेटेड कैरेक्टर्स scored consistently for all the group under consideration and in which individuals are grouped slowly on the basis of observable similarities। कहने का मतलब यह है, जैसे फेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इसमें जो है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या किया जाता है, किसी भी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज का मतलब समझते हो? भले ही वो छोटा कैरेक्टर हो या बड़ा कैरेक्टर हो, वेटेज सबका बराबर होगा। ठीक है, और बाकी डिटेल में हम आपको न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का अलग से लेक्चर आपको मिला होगा, उसमें आप पढ़िए तो और ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। यहाँ हम बेसिक बेसिक चीज़ें डील करेंगे, और आगे का जो पार्ट इसी में लेक्चर में मिलेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन is a classification structured for inventions using easily observed phenotypic characters and not necessarily indicating phylogenetic relationship। कहने का मतलब ये है, इसमें हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम रिलेशन की बात नहीं करते हैं। बेसिकली नॉट नेसेसरली इंडिकेटिंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इज द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सच दैट द मेंबर्स ऑफ ईच कैटेगरी इन द क्लासिफिकेशन शेयर अ सिंगल कॉमन इंसिस्टर। इसी तरीके से फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है। फाइलोजेनेटिक किसने दिया था? फाइलोजेनेटिक आपका एंगलर और प्रांटल ने दिया था, एंगलर एंड प्रांटल ने दिया था। ठीक, और ये जो नेचुरल है आपका नेचुरल, तो नेचुरल वाला कौन सा किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और आर्टिफिशियल तो आप जानते ही हो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और जो एरिस्टोटल का था, मतलब अरस्तु ने जो दिया था, अरस्तु, उनका भी क्लासिफिकेशन कैसा था? उनका क्लासिफिकेशन भी आर्टिफिशियल था। ठीक, मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी की कौन कौन सी ब्रांच है मॉडर्न? इसमें आपके अल्फा टेक्सोनोमी हो गई, बीटा टेक्सोनोमी, गामा टेक्सोनोमी। ठीक, अल्फा टेक्सोनोमी में क्या होता है? दैट एस्पेक्ट ऑफ टेक्सोनोमी कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइनेशन ऑफ स्पीसीज टिपिकली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसी तरीके से बीटा टेक्सोनोमी भी मॉडर्न टेक्सोनोमी का पार्ट है, जिसको मैक्रो टेक्सोनोमी भी बोला जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इनटू हायरार्किकल सिस्टम ऑफ हायर कैटेगरी और टेक्सा, दैट इज कॉल्ड बीटा टेक्सोनोमी। थर्ड है गामा टेक्सोनोमी, दैट एस्पेक्ट ऑफ टेक्सोनोमी कंसर्न्ड विद इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशंस एंड विद फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स। तो इसमें फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स भी यूज किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट वगैरह के नाम भी दिए हुए हैं जो कि आपको याद रख लेना है। टेक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक के बीच में बातें लिखी हुई हैं कुछ। अकॉर्डिंग टू सोलबर्ग इन 1966
taxonomy includes classification and nomenclature, but leans heavily on systematics for its concepts. Taxonomy in Greek means रेंडरिंग ऑफ ऑर्डर। टेक्सोनोमी का जो ग्रीक मीनिंग होता है क्या होता है? रेंडरिंग ऑफ ऑर्डर। एंड सिस्टेमेटिक्स मीन्स होता है टू पुट टूगेदर। अकॉर्डिंग टू लैम एंड टर्रिल दीज टू टर्म्स आर सिनोनेम्स। ठीक है, तो टेक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक दोनों का लगभग लगभग मतलब एक ही होता है। क्या मतलब होता है? किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो कहते हैं कि ये टेक्सोनोमी या फिर सिस्टेमेटिक है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब थोड़ी सी और हम आपको इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक बता देते हैं। ठीक है, आगे का जो पार्ट है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको हम बताएंगे थोड़ा। सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसके बाद में देन हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उसके कैरेक्टर पढ़ने के बाद में जो फ्लोरल डायग्राम होता है, फ्लोरल डायग्राम बिल्कुल डिटेल में, ऐसा मत सोचना आप सभी फैमिली पढ़ चुके हो तो उसमें देख लियो, नहीं, ये जो हम बताने जा रहे हैं अलग ही चीज है। और आपको हम फ्लावरिंग फॉर्मूला के बारे में बताएंगे। ठीक है, फॉर्मूला के बारे में बताएंगे। इसके अलावा एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन हम बात करेंगे वेनेशन की, वेनेशन। ठीक है, वेनेशन की बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इन सब चीजों की बात करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे का। ये सब आपको एज इट इज नोट करना है और याद भी करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि जो हमारी फैमिलीज हैं वो जनरली एंजियोस्पर्म के बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, जनरली हमको क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म के बारे में। द प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनोमी एंड फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म। प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनोमी एंड फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म। Swingle has proposed 36 principles which have been uniformly accepted by the botanist। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 36 प्रिंसिपल बताए थे जो कि सभी बॉटनिस्ट ने एक्सेप्ट किया था समान रूप से। ठीक, यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बॉटनिस्ट। तो ये जो है हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन समझेंगे। ये जो लाइनें हैं ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें पूरे एंजियोस्पर्म के फीचर के बारे में बता दिया गया है। अगर स्टेप बाय स्टेप समझ लिए तो तुम्हारे दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। किसको लेकर? एंजियोस्पर्म प्लांट को लेकर। प्लांट रिलेशनशिप आर अप एंड डाउन जेनेटिक लाइन्स एंड दीज मस्ट कंस्टिट्यूट द फ्रेमवर्क ऑफ फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमी। दिस विल नेचुरली फॉर्म अ ब्रांचिंग बट नॉट रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। कहने का मतलब समझिए, जो प्लांटों का रिलेशनशिप है, जेनेटिक लाइन मतलब समझते हो? आपको मैंने एक ट्री भी बनाया था प्लांट का, मतलब फाइलोजेनेटिक ट्री होता है ना, एक फेनेटिक ट्री, तो उसमें आपको बताया था। तो क्या होता है कि कभी कभी ब्रांचिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन चले जाते हैं। बहुत सारे प्लांट एक ही जगह से इवोल्व हुए होते हैं। सम इवोल्यूशनरी प्रोसेसिंग आर प्रोग्रेसिव व्हिल अदर्स आर रिग्रेसिव। एवोल्यूशन डज नॉट
necessarily involve all organs of the plant at one time और इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब जो एवोल्यूशन है, विकास, जब किसी प्लांट में किसी पार्ट का एवोल्यूशन होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके प्लांट के पूरे ऑर्गन्स का एक साथ में एवोल्यूशन हो। एक एक ऑर्गन का हो सकता है। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? जैसे कि हम क्या बताएं आपको एग्जांपल, मान लो जैसे कि आप फर्न के बारे में जानते हो। फर्न फर्न क्या होते हैं? टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है। इसमें ट्रू रूट पाई जाती है। जो रूट होती है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट रूट नहीं होती है। अगर हम बात करें मान लो रेक्सिया की, किसकी बात करें? रेक्सिया की या मार्केंसिया की, तो इसमें राइजॉइड होते हैं। क्या होते हैं? राइजॉइड्स होते हैं। हम सिर्फ एक ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो ये फर्न जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट बने हैं तो कहाँ से आए भाई? टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म का एवोल्यूशन हुआ। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म साथ साथ लगभग इवोल्व हुए, फिर जिम्नोस्पर्म से मैक्सिमम एंजियोस्पर्म आए। बात समझ में आई? तो आज के जो प्लांट हैं उनमें रूट मिलती है और फर्न में रूट नहीं मिलती थी। तो ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व ऑल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, मतलब सभी ऑर्गन एक साथ एक ही समय पर एट वन टाइम और इन द सेम डायरेक्शन इवोल्व हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? तो अचानक से इकट्ठे पूरा प्लांट नहीं बदल जाता है कि छोटा सा प्लांट था उसमें रूट भी नहीं थी और उसमें पत्तियां भी नहीं थी, पत्तियां लाइक मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर था और अचानक से वो आम का पौधा बन गया। ऐसे एवोल्यूशन तो होता नहीं। वन ऑर्गन में बी एडवांसिंग विल अनदर इज स्टेशनरी और रेट्रोग्रेसिंग, मतलब प्लांट का एक ऑर्गन एवोल्यूशन कर रहा है खुद में, मतलब मॉडिफिकेशन कर रहा है, बट अदर जो ऑर्गन्स हैं वो स्टेशनरी हैं, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एन अदर इज स्टेशनरी और रेट्रोग्रेसिंग। बात समझ में आई? अगला पॉइंट है प्रिंसिपल, एवोल्यूशन हैज जनरली बीन कंसिस्टेंट एंड व्हेन अ पार्टिकुलर प्रोग्रेशन or regression has set in, it is persisted into the end of the phylum. In any phylum, the chlorophyll bearing plants precede the chlorophyll less ones. जैसे सेपोरोफाइट्स are derived from independent forms and parasites usually from the saprophytes. Among the lower plant and the from independent forms among the flowering plants. मतलब ये जो सेप्रोफाइट हैं आर डिराइव फ्रॉम इंडिपेंडेंट फॉर्म्स एंड पैरासाइट्स यूजली फ्रॉम द सेप्रोफाइट्स। तो पैरासाइट कहाँ से डिराइव हुए? सेप्रोफाइट से। अमंग द लोअर प्लांट्स एंड फ्रॉम इंडिपेंडेंट फॉर्म्स अमंग द फ्लावरिंग plants. Usually structures with many similar parts are more primitive and those with fewer and dissimilar parts are more advanced. Among seed plants, the stem structure with collateral bundles. सीड प्लांट जो होते हैं ना, स्टेम का स्ट्रक्चर जब आप सेक्शन काटोगे तो उसमें कोलेटरल बंडल देखने को मिलते हैं। बंडल मतलब वो जो आपका जाइलम और फ्लोएम का वेस्कुलर बंडल होता है, कोलेटरल टाइप होता है ना। अरेंज इन अ सिलेंडर इज मोर प्रिमिटिव देन दैट ऑफ स्कैटर्ड बंडल। स्कैटर्ड, ये बात समझ में आई या नहीं है? अमंग सीड प्लांट द स्टेम स्ट्रक्चर विद कोलेटरल बंडल्स arranged in a cylinder is more primitive than that of the scattered bundles. जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे सीड प्लांट की, सीड प्लांट्स
अब सीड प्लांट कौन से हैं? सीड प्लांट होते हैं आपके एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ठीक, एंजियोस्पर्म्स। अब इसमें दो कैटेगरी हैं, आपने बनाया दो क्लासेस हैं सीड प्लांट में, एंजियोस्पर्म में। एक तो है डाइकोट्स, और दूसरा है मोनोकोट, मोनोकोट। तो अगर हम डाइकोट के स्टेम की बात करें, डाइकोट के स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, टीएस सेक्शन, तो उसमें आपको क्या दिखेगा भाई? सबसे बाहर क्या होती है? एपिडर्मिस होगी। देन उसके बाद में मान लीजिए कि इतना ये पार्ट आपका कोर्टेक्स था। क्या था? कोर्टेक्स। किसी भी प्लांट के स्टेम को काटोगे, बाहर एपिडर्मिस होगी, देन उसके बाद में कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स में भी अलग अलग लेयर हो सकती है, हाइपोडर्मिस होगा आपका, ठीक। देन उसके बाद में क्या होता है? कॉर्टेक्स की ही अंदर वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका एंडोडर्मिस हो गया, मान लो। ये क्या है? अरे इस तरीके से सेल्स अरेंज होती है ना, थोड़ा अच्छा बना दूं। ये हो गया एपिडर्मिस, और उसके बाद में ये कोर्टेक्स होता है। देन इसके बाद में ये मान लीजिए आप इंडोडर्मिस है, मान के लीजिए इंडोडर्मिस होती ही। ये क्या है? इंडोडर्मिस। इसके अंदर क्या होता है? इंडोडर्मिस के और अंदर जाओगे तो आपको मिलेगी पेरीसाइकल। क्या मिलेगी? पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। ये सब सेक्शन तो पढ़ ही चुके हो ना। पेरीसाइकल के अंदर जो होता है पार्ट, वहां पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब मान लीजिए ये, भाई हम बात डाइकोट की कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल किस तरीके से होते हैं? इस तरीके से एक लाइन में अरेंज होंगे। क्या होंगे? एक लाइन में अरेंज होते हैं। इस तरीके से एक लाइन में अरेंज होंगे। मतलब अगर ऐसे से हम गोल गोल लाइन बनाएं, तो ये लाइन में एक रिंग में अरेंज होते हैं। बीच वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये है पिथ। सेंटर में पिथ होता है, ठीक, काफी रिड्यूस होता है। अगर हम मोनोकोट के स्टेम की बात करते हैं, मोनोकोट के स्टेम का टीएस सेक्शन काटते हैं, तो उसमें सब कुछ, जैसे एपिडर्मिस होगा आपका, देन उसके बाद में कोर्टेक्स होगा, फिर क्या होगा? एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, सब कुछ मिलेगा आपको, मिलेगा ना। ये है आपका एपिडर्मिस, ये क्या है? कोर्टेक्स वाला पार्ट, ये एंडोडर्मिस है, सॉरी, ये है एंडोडर्मिस। और ये जो बीच का पार्ट है वो क्या है? कोर्टेक्स वाला भाग है, ये एंडोडर्मिस हो गया। फिर इसके अंदर क्या होगा? पेरीसाइकल, पेरीसाइकल होगा। और बीच में जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे जाइलम फ्लोएम के स्टूडेंट, वो कैसे होंगे? इस तरीके से, इस तरीके से इसमें स्कैटर्ड होंगे, ठीक, इस तरीके से स्कैटर्ड होंगे। कोई इसमें अरेंजमेंट नहीं होगा। तो यही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम बता रहे हैं, इसको समझना काफी जरूरी है आपके लिए। तो डाइकोट में एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट है, बट जो मोनोकोट का स्टेम आपने काटा, इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये क्या हैं? ये हैं आपके वेस्कुलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल्स। ये कैसे हैं? रैंडमली स्कैटर्ड है, रैंडम स्कैटर्ड है, कोई इसमें पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये लिखा है जो, उसको समझिए। अमंग सीड प्लांट द स्टेम स्ट्रक्चर विद कोलेटरल बंडल्स अरेंज इन अ सिलेंडर इज मोर प्रिमिटिव देन दैट ऑफ द स्कैटर्ड बंडल्स। तो जो ये स्कैटर्ड बंडल्स हैं, ये ज्यादा एडवांस हैं। जो लाइन में अरेंज हैं, ये प्रिमिटिव हैं। कैसे हैं? प्रिमिटिव। और ये मोनोकोट्स कैसे हैं? एडवांस्ड। अब समझ में आया? डाइकोट जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं। डाइकोट के स्टेम का सेक्शन काटोगे, उसमें आपको स्कैटर्ड बंडल्स नहीं मिलेंगे। कोलेटरल बंडल्स पार्टिकुलर अरेंजमेंट में मिलेंगे, एक सिलेंडर के फॉर्म में मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ ऐसे ही स्कैटर्ड होंगे। तो ये मोर एडवांस हैं, ठीक है, ये मोर एडवांस है। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा है, सबसे पहले एवोल्यूशन के दृष्टि से देखा जाए तो बैक्टीरिया की
पहले तो सबसे पहले अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएं तो सबसे पहले प्रोबायोंट आए थे। क्या आए थे? प्रोबायोन्ट्स। ठीक, ए सेलुलर जीव आए। कौन से? ए सेल्यूलर। देन उसके बाद में सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। सेल्यूलर या यूनिसेलुलर बोल सकते हो आप, यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, उसके बाद में कौन आए? यूनिसेलुलर के बाद में मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर एल्गी आ गई। क्या है? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्यूलर। और एक बात एल्गी। ठीक, दूसरी बात ये भी है, आपको याद होना चाहिए, आप खुद लॉजिक लगा सकते हो कि जो स्टार्टिंग के जो प्रोबायोंट या एसेलुलर जीव थे, इसके बाद सेलुलर आए, तो जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स आई थी बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया था या भाई साइनोबैक्टीरिया हो या जो आद्य बैक्टीरिया जिनको बोला जाता है पुराने बैक्टीरिया, ठीक, आर्की बैक्टीरिया, तो भाई उनमें कहीं ना कहीं से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जरूर होता होगा, वरना ऑक्सीजन कैसे आती है इन्वायरमेंट में? समझ रहे हो ना? भाई वाटर तो था एनवायरनमेंट में, लेकिन वाटर से ऑक्सीजन कैसे आती? फोटोसिंथेसिस में ही ना टूटेगी। जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो वाटर टूटेगा, तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग के ऑर्गेनिज्म थे वो फोटोसिंथेसिस जरूर करते होंगे। यूनिसेलुलर के बाद में मल्टी सेलुलर एल्गी बनी। अब इसमें मैंने जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी आपको पढ़ाया, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े ही हो। एल्गी के बाद में क्या है? ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स आए। देन यहीं से गड़बड़ होता है। ये जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के बाद कुछ साइंटिस्टों का मत है कि सीधे क्या है? टेरिडो, टेरिडो के बाद में जिम्नो आए, जिम्नोस्पर्म। देन उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है आपके, जिम्नो एंजियो, ये सीधा ब्रायोफाइट से ओरिजिनेट हुए। ब्रायोफाइट से कई सारे इसके एविडेंसेस भी मिले हैं। ठीक, इसके कई सारे फॉसिल एविडेंस हैं जिसके आधार पर बताया जाता है कि ब्रायोफाइट से एवोल्यूशन हुआ एंजियोस्पर्म का। दूसरी बात, ये खैर आगे की बात है, जितना डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना है, आगे की हायर क्लासों में आप पढ़ोगे। ठीक है, प्रॉपर एवोल्यूशन में। हम अगर एंजियोस्पर्म के अंदर बात करें तो एंजियोस्पर्म में सबसे पहले कौन आए? एंजियोस्पर्म में पहले डाइकोट आए, डाइकोट्स। देन उसके बाद में आए हैं मोनोकोट। मोनोकोट मतलब मोनोकोट जो है वो मोर मोर एडवांस है, मोर एडवांस है, एडवांस्ड फ्रॉम, मोर एडवांस देन डाइकोट्स। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है, जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ठीक, बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, अभी पढ़ रहे हो साइंस तो इतनी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगला पॉइंट है, इन मोस्ट ग्रुप्स ऑफ सीड प्लांट्स woody members have processed the herbaceous wounds precede। मतलब वुडी प्लांट, हर्बेसियस प्लांट, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो। अगला पार्ट जो है इसका, प्रिंसिपल नंबर 9, इन मोस्ट ग्रुप्स ऑफ सीड प्लांट इरेक्ट मेंबर्स हैव preceded the veins। Perennials are more primitive than biennials and biennials are usually more primitive than annuals। कहने का मतलब, सबसे पहले आए थे पेरिनियल, पेरिनियल्स। पेरिनियल्स के बाद में कौन आए? पेरिनियल्स के बाद में आए बाइनियल्स, बाइनियल्स। देन उसके बाद में कौन आए? एनुअल, एनुअल्स। पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय पौधा, बहुवर्षीय
बाइनियल्स का मतलब क्या होता है? द्विवर्षीय। द्विवर्षीय जैसे कि चुकंदर है, पत्ता गोभी है और गाजर होता है आपका, ठीक। फिर आता है एनुअल्स। एनुअल मतलब एक वर्षीय, एक वर्षीय प्लांट, एक वर्षीय पौधा। तो ये बात समझ में आ रही। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रिमिटिव प्लांट कौन से हैं, तो आप बताओगे पेरिनियल। पेरिनियल मोस्ट प्रिमिटिव है। देन उसके बाद में बाइनियल्स आए, फिर एनुअल्स आए। ये बात समझ में आई। इसको आप सीधा एज इट इज नोट कर लोगे, ठीक। अगला पॉइंट है स्केले स्केलरिफॉर्म वेसल आर मोर प्रिमिटिव देन वेसल्स विद राउंड पिट्स। स्केलरिफॉर्म वेसल्स। अब आपने अगर जाइलम वेसल के बारे में पढ़ा होगा। भाई जाइलम, जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल, मिनरल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करता है। उसके लिए वेसल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? वेसल्स की जरूरत होती है। तो भैया ये जो वेसल्स होती हैं ये कई टाइप की होती है, कुछ में पिट्स पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा वेसल एंड ट्रेकिड्स पढ़े होगे ना, ट्रेकिड्स। तो स्केलरी फॉर्म वेसल्स आर मोर प्रिमिटिव देन वेसल्स विद राउंड पिट्स। ऐसी वेसल जिसमें राउंड पिट्स प्रेजेंट है। पिट तो समझते ही हो ना, वो एडवांस है। स्केलरी फॉर्म वेसल जो है एंजियोस्पर्म के, जो जाइलम में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, वह कैसे हैं? वो प्रिमिटिव टाइप के। द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ऑफ द फ्लोरल लीव्स प्रोसेड्स दैट ऑफ अपोजिट एंड होल्ड टाइप। सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीव्स। अब सिंपल और कंपाउंड तो जानते ही हो। ऐसी लीफ जो सिंपली इस तरीके से बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ क्या होता है? कंपाउंड लीफ जो होती है उसकी जो लेमिना होती है, भाई लीफ में तीन पार्ट होते हैं। ये है लेमिना, क्या है? लेमिना, जिसको हिंदी में इस तरीका बोलते हो आप। और ये क्या है? ये है पेटियोल, पेटियोल जिसको पर्णवृंत बोलते हो। क्या बोलते हो? पर्णवृंत बोला जाता है। और ये है लीफ बेस। लीफ बेस मतलब पर्णाधार, पर्णाधार। तो किसी भी लीफ में तीन पार्ट होते हैं। सिंपल लीफ में क्या होता है? जो लेमिना होता है वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक। उसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, लेमिना सिर्फ एक ही है। ये है सिंपल लीफ, सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है? लीफ बेस होगा, पेटियोल होगा। लीफ बेस के थ्रू ही ये शाखा पे, ब्रांचेस पे और स्टेम पे जुड़ी होती है, तो जानते ही हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है? ये इस तरीके से इसमें ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक। और ये जो कटाव होता है ये कभी कभी मध्य तक आ जाता है, एक ही पॉइंट से। जैसे कि आपने सिल्क काटन देखा होगा। क्या? सिल्क काटन। भांग के पौधे, भाई भांग की पत्ती चढ़ाते हो ना शिव जी को, इस तरीके से होता है ना। भांग की पत्ती होती है इस तरीके से, ये है भांग की पत्ती, ठीक। सिल्क काटन, सिल्क काटन भांग का पौधा जो होता है उसकी पत्ती। ये क्या है? कंपाउंड लीफ। आपने नीम की पत्ती देखी है? नीम की पत्ती कैसे होती है? नीम की पत्ती इस तरीके से होती है ना, इसमें लीफलेट होते हैं। हाँ, ये जो लेमिना के कई सारे ब्रांचेस बन गए। ये यहाँ पे सिंगल लेमिना था, बट यहाँ पे वही लेमिना ब्रांचेस बना लिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। ये डिवीजन करने के बाद जो बने इनको बोलते हैं लीफलेट। क्या बोलते हैं? पत्रक बोलते हैं। ये पूरी पत्ती है, ये पूरा क्या है? जिसमें एक लीफ बेस है, ठीक, और ये पेटियोल है और ये ब्रांचेस हैं, लेमिना। इसको बोलते हो आप पूरा कंप्लीट लीफ। और ये एक लीफ नहीं है, ये जो है ना, ये कंप्लीट लीफ नहीं है, ये लीफलेट्स होते हैं। इसको हम पत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्रक बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नीम की पत्ती में क्या होता है?
एक ही पत्ती में कई सारे इस तरीके से पत्रक होते हैं। ठीक, नीम की पत्ती को अच्छे से ऑब्जर्व करिए आप, इस तरीके से कई सारे उस पे पत्रक लगे होते हैं एक ही पत्ती पे। ठीक, इस तरीके से पत्रक लगे होते हैं ना, कई सारे पत्रक लगे होते हैं। तो ये बात तो जानते ही हो। ये सभी कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, नीम की पत्ती है नीम। अब इसमें ये क्या है, ये पत्रक है, पत्रक। और ये कंप्लीट पूरा, ये पूरा एक लीफ है नीम का, पूरा कंप्लीट एक लीफ होता है। ठीक, अब ये कितनी बेसिक चीज है, लेकिन बहुत सारे आप में से जानते ही नहीं होंगे। इस एक को पत्ती कहते होंगे, क्या कहते होंगे, पत्ती कहते होंगे। तो इस तरीके से लीफलेट्स होते हैं। ये है आपके कंपाउंड लीफ। ये दोनों सिल्क कॉटन और नीम का जो पौधा पत्ती है, ये क्या है, कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये आपका हो गया सिंपल लीफ, ये हो गया कंपाउंड लीफ। कौन सी ज्यादा एडवांस होती है, कंपाउंड लीफ ज्यादा एडवांस होती है। सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव देन कंपाउंड्स। जब सिंपल लीव्स कंपाउंड से ज्यादा प्रिमिटिव हैं, मतलब कंपाउंड लीफ जो है वो मोस्ट एडवांस है। ठीक, तो ये सभी चीजें आप, मैं आशा करता हूं कि नोट कर लिए होंगे साथ साथ, क्योंकि जो बाहर से चीजें लिखा रहा हूं इन्हीं से तो आप समझ पाओगे, तो इसको जरूर से जरूर नोट करना है आपको। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये आपको कंप्लीटली पूरा नोट करना है एज इट इज, और इसी से आपको पढ़ना है नोट से। बाहर से पढ़ने की कोई विशेष जरूरत है नहीं, सब यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। चलिए भाई अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं। हिस्टोरिकली लीव्स आर फर्स्ट परसिस्टेंट, मतलब एवरग्रीन, एंड लेटर डिसिडुअस। डिसिडुअस मतलब वह बाद में पीली होने लगती है ना, पहले क्या होती है, पहले जो स्टार्टिंग में जो प्लांट लीफ आती है वो एवरग्रीन होती है, एंड लेटर deciduous. This way the deciduous leaves show advanced character. Among the seed plant, the native venation of leaves is more primitive than the parallel venation. मतलब अब देखो, सारी चीजें जितने पॉइंट हैं सब चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहते हैं तुमसे कि जो मोनोकोट्स हैं वो ज्यादा एडवांस हैं डाइकोट से। अभी आपको बताया कि जो स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल होंगे वो ज्यादा, ऐसे प्लांट जिसके स्टेम के सेक्शन काटो तो उसमें स्केटर्ड, छितराए हुए इधर उधर बंडल्स मिले आपको, उसको क्या बोलते हो, वो ज्यादा एडवांस है। किसमें मिलता है, मोनोकोट में। किसमें मिलता है, मोनोकोट्स में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे फिर से एक हिंट मिल रहा है आपको, वेनेशन ऑफ लीफ इज मोर प्रिमिटिव देन पैरेलल वेनेशन। जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ये पत्ती है, ये है पैरेलल वेनेशन, और इसी पत्ती में ये क्या होता है, ये जालिकावत शिरा विन्यास होता है। रेटिकुलेट ये कैसा है, जाली बनी होती है पूरी। ठीक, पत्तियों में देखे होंगे किसी में जाली बनी होती है किसी में नहीं। तो ये है रेटिकुलेट, कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। देन ये क्या है, ये है आपका पैरेलल वेनेशन। कैसा है, पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन जो है वो ज्यादा एडवांस है। कैसा है, ज्यादा एडवांस है। तो पैरेलल वेनेशन किसमें मिलता है, मोनोकोट में। रेटिकुलेट किसमें मिलेगा, जितने भी डाइकोट्स हैं, जितने भी डाइकोट्स हैं उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। तो ये सब चीजें क्या कहना चाहते हैं कि जो मोनोकोट्स हैं, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, ये ज्यादा इवोल्व हैं, मोस्ट एडवांस होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट एडवांस होते हैं। ठीक है, एक बीज पत्री जो हैं मोनोकोट्स, ये मोर एडवांस होते हैं। अगला प्रिंसिपल है, द मैनी पार्टेड फ्लावर इज मोर प्रिमिटिव। मैनी पार्टेड फ्लावर
is more primitive, the type with few parts being derived from it, and the change in accompanied by a progressive sterilization of sporophyll. Perianth consisting of like segment is more primitive than one which sepals and petals are unlike each other. Flowers with petals proceeded apetalous ones. The later being derived by reduction. Polypetalous flowers are more primitive than गैमोपिटेलस ones. अब ये पोलीपिटेलस क्या है, गैमोपिटेलस क्या है, ठीक है, पेरियंथ क्या होता है, सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, पिटल्स, ये सब हम आगे भी आपको बताने वाले इसी लेक्चर में, बने रहिएगा. द लेटर being derived from the former by symphysis. Regular flowers are more primitive than irregular ones. ये सभी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है, तभी एंजियोस्पर्म के बारे में आप सीख पाओगे. तो 20 प्रिंसिपल समझ में आ गए. द रेगुलर फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन इरेगुलर. जो इरेगुलर अरेंजमेंट वाले फ्लावर हैं वो ज्यादा एडवांस होते हैं. कैसे होते हैं, ज्यादा एडवांस होते हैं. चलिए बस खत्म ही होने वाले हैं, सभी प्रिंसिपल हो गए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरे एंजियोस्पर्म के बारे में आपको जानकारी मिलती है. Spirally imbricate floral parts are more primitive than those that are whole and velvet. तो वेलवेट क्या, ये एस्टिवेशन की बात कर रहा है. किसकी, एस्टिवेशन, कोरोला और कैलिक्स का एस्टिवेशन. स्पाइरली इम्ब्रिकेट, जो इम्ब्रिकेट होता है एस्टिवेशन फ्लोरल पार्ट्स में, फ्लोरल पार्ट्स में किसका भाई देखोगे एस्टिवेशन, एस्टिवेशन आप किसका देखोगे, कोरोला है एंड कैलिक्स, ठीक. तो इनमें जो इम्ब्रिकेट फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आर मोर प्रिमिटिव देन दोज दैट आर होल्ड एंड वेलवेट, ठीक. तो वेलवेट वगैरह के बारे में इम्ब्रिकेट, ठीक. इसके अलावा पेपेलियोनेसियस होता है जिसको वेक्जिलरी बोलते हैं, वेक्जिलरी एस्टिवेशन, ठीक है. और इसमें 4-5 टाइप होते हैं एस्टिवेशन के, सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक. अगला पॉइंट है हाइपोगाइनी इज द प्रिमिटिव स्ट्रक्चर एंड फ्रॉम इट पेरीगाइनी एंड एपिगाइनी हैव बीन डिराइव. मतलब हाइपोगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं, हाइपोगाइनस जानते हो, जिसमें सुपीरियर ओवरी होती है. ओवरी कैसी होती है, ओवरी सुपीरियर होगी. कैसी होगी, सुपीरियर, मतलब समझते हो, सुपीरियर सर्वोच्च अंडाशय स्थित होगा. फ्लावर पार्ट जो होंगे वो नीचे से निकले होंगे, फ्लावर के अदर पार्ट्स, और जो अंडाशय होगा, ओवरी, वो एकदम टॉप पे होगी. बाकी जो स्टेमन वगैरह हैं ये जो है नीचे से निकले होंगे अंडाशय के, इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर्स. तो ये ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं, इनका एवोल्यूशन पहले हुआ था, जो हाइपोगाइनस वाले हैं, ठीक. इसके बाद में आपके आए हैं पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस, तो ये ज्यादा एडवांस है. पेरीगाइनस एपिगाइनस क्या होता है सब आगे बताएंगे, ठीक. न्यूमरस कार्पेल्स रिप्रेजेंट आ मोर प्रिमिटिव कंडीशंस देन यूनाइटेड कार्पल्स. सेपरेट कार्पल्स रिप्रेजेंट आ मोर प्रिमिटिव कंडीशन देन यूनाइटेड कार्पल्स. जो सेपरेट होते हैं, ठीक, अलग अलग कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं जिन प्लांट में, वो ज्यादा प्रिमिटिव हैं. यूनाइटेड कार्पल्स जो जुड़े हुए हैं, संयुग्मित हैं आप में, युग्मित, वो ज्यादा एवोल्ड है. एग्जाइल प्लेसेंटेशन, अच्छी बीजांडन्यास, अच्छी बीजांडन्यास, नींबू जानते हो, नींबू का पौधा, इस तरीके से एक यहाँ पे ओब्यूल है, यहाँ पे ओब्यूल, यहाँ पे, तो सेंटर में प्रेजेंट है. एग्जाइल प्लेसेंटेशन प्रेसिडेड पेराइटल एंड सेंट्रल प्रेजेंटेशन ऑफ ओवरीज. पेराइटल मतलब भित्ति, भित्ति समझते हो, पेराइटल, पेराइटल वगैरह से ज्यादा प्रिमिटिव होता है कौन, एग्जाइल प्लेसेंटेशन. द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टेमन्स इंडिकेट्स अ मोर प्रिमिटिव कंडीशन देन दैट ऑफ फ्यू स्टेमन्स. अगर किसी प्लांट के फ्लावर में स्टेमन्स का नंबर ज्यादा है तो वो प्रिमिटिव प्लांट होगा.
द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टेमेंस इंडिकेट्स अ मोर प्रिमिटिव कंडीशन देन दैट ऑफ अ फ्यू स्टेमेंस। अगर कम स्टेमन है मतलब वो ज्यादा एडवांस होगा प्लांट। सेपरेट स्टेमेंस प्रोसीड यूनाइटेड स्टेमेंस। Evolution in angiosperm is believed to have proceeded from seed with two seed coats and those with only one. The primitive seed contains endosperm and a small embryo. The advanced type has little or no endosperm with the food store in a large embryo. मतलब द प्रिमिटिव सीड कंटेन्स इंडोस्पर्म। जो पुराने टाइप के सीड हैं, सीड प्लांट, उनके सीड में इंडोस्पर्म होता था, भ्रूणपोष, और एम्ब्रियो स्मॉल होता था, जो भ्रूण है वो छोटा था। द एडवांस टाइप हैज लिटिल। जो एडवांस टाइप वाले हैं उसमें या तो बहुत छोटा इंडोस्पर्म होगा या नो इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म ही नहीं होगा। विद द फूड स्टोर इन अ लार्ज एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो होगा भ्रूण वो बड़ा होगा। A straight embryo is usually more primitive than a curved one। मतलब जो झुका हुआ होता है ना स्ट्रेट, वो ज्यादा प्रिमिटिव है कर्व्ड वाले से। सॉरी, जो स्ट्रेट होता है मतलब सीधा एम्ब्रियो। अब ये पढ़ोगे आप, जब सीड पढ़ोगे, सीड की काट, ठीक, सेक्शन डाइकोट और मोनोकाट का, उसमें आपको पता चलेगा। The solitary flower is more primitive than the inflorescence. Bisexual flowers preceded unisexual flowers. The monoecious is primitive than dioecious. Monoecious का मतलब समझते हो? मोनोसियस, मोनोसियस मतलब मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक। मोनोसियस प्लांट जिसमें सिर्फ सिंगल प्लांट है, एक ही प्लांट पे दोनों हों, जिसको उभयलिंगाश्रय बोलते हो, द्विलिंगी। और डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस, डायोसियस में मेल अलग होगा, ठीक, मेल अलग होगा, और फीमेल प्लांट जो होगा वो अलग प्लांट पे होगा। फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे होगा। जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो अलग अलग प्लांट पे हुए तो डायोसियस। तो डायोसियस जो है एक लिंगी वाले प्लांट, अलग अलग फ्लावर्स बेयरिंग प्लांट, तो वो जो है ज्यादा एडवांस हैं देन मोनोसियस। मोनोसियस वाले प्लांट प्रिमिटिव हैं। सिंपल एंड एग्रीगेटेड फ्रूट्स प्रोसीडेड मल्टीपल फ्रूट्स। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट थे जिनको आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, दो चीजें और लिखी हुई हैं, दो लाइन प्रिंसिपल जो कि बड़े ही खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेम एवोल्यूशनरी फिनोमिना हैव ऑफ्टन बीन रिपीटेड एज सेपरेट occurrences in different parts of the plant kingdom. Example, loss of chlorophyll, loss of petals, stamens and carpels, acquisition of fleshy texture in fruits and of various type of thorns मतलब कांटे, चेंज फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड लीव्स, सिंपल से कंपाउंड लीफ का आना, फ्रॉम इरेक्ट टू प्रोस्टेट हैबिट। मतलब इरेक्ट टू प्रोस्टेट समझते हो? प्रोस्टेट मतलब जो जमीन से चपटे हुए होते हैं पादप, इरेक्ट मतलब जो खड़े होते हैं, एरियल पार्ट होता है तना, स्टेम मजबूत होता है। एंड फ्रॉम हाइपोगाइनस टू पेरीगाइनस और इपीगाइनस, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एंड लेटरल यूनियन ऑफ पेटल्स, जिसको सिम्फाइसिस कहते हैं, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। लास्ट प्रिंसिपल है 36 नंबर, द इन डिटरमाइनिंग द क्लोजेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू फैमिलीज और अदर ग्रुप्स, it is usually best to compare with each other the most primitive or basal members of each group rather than those that are simplified by reduction or those that are most highly specialized। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे एंजियोस्पर्म से रिलेटेड जो कि आपको आना बहुत जरूरी थे। अब अगले लेक्चर में हम आपको हचिंसन प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। ये भी लेक्चर खत्म नहीं करने जा रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक ही दिन सब पढ़ा देंगे तो आपका दिमाग का दही बन जाएगा, समझ रहे हो।
कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हचिंसंस प्रिंसिपल जो है ये अगले लेक्चर में करवाएंगे, बाकी का पार्ट आज हम कवर करेंगे अभी, ठीक। तो हचिंसंस प्रिंसिपल को हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी एंजियोस्पर्म के जो मैंने आपको बताया है बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक। चलिए आइए अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। सबसे पहले हम बात करते हैं यस गाइनोसियम। स्लाइडें थोड़ा इधर उधर हो गई, सही करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। आइए यहाँ पे बात करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। जो हम पढ़ा रहे हैं इससे आप क्वेश्चन को देखते ही एकदम तड़का दो, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाएगा। हमको सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाना होता तो अब तक हम 20 मिनट का वीडियो बना के डाल देते, थंबनेल लगा देती है, इसी को रट लो, बस यहीं से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा। और सही सही में आपका काम तमाम हो जाता, समझ रहे हो, हमारे पे व्यूज आ जाते, मतलब भर का पैसा कमा लेते। लेकिन हमारा मतलब कुछ और है, इसीलिए हम 2-2 घंटे का लेक्चर आपको 1 घंटे का देते हैं, डिटेल में बताते हैं चीजों को। तो आप हेडिंग लगाएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम include about 411 families or 8,000 genera and 3 lakh species. They are considered to be the highest evolved plant. भाई जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उन्हीं को तो हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है एंजियोस्पर्म, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा प्रभावी वनस्पति कौन है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग प्लांट्स कौन से हैं, एंजियोस्पर्म, इंक्लूडिंग अबाउट 411 फैमिली, 8,000 जेनरा और 3 लाख स्पीसीज। कितना बड़ा है भाई, कितना विशाल का है। जातियों की संख्या है 3,000, और एक ही जाति में कितने प्लांट हैं, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, कितने प्लांट हो गए। दे आर कंसिडर टू बी द हाईएस्ट इवोल्ड प्लांट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी की सतह पे पाए जाने वाले सभी प्लांटों में सबसे ज्यादा हाईली इवोल्ड हैं। एंजियोस्पर्म्स आर एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स, श्रब, ट्री, क्लिम्बर, ट्विनर एंड लियंस। मतलब हर प्रकार का हैबिट इसमें देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म में एनुअल मिलेंगे आपको, वार्षिक प्लांट, वार्षिक और बहुवर्षीय। हर्ब मिलेंगे, हर्ब शाकीय पौधे, श्रब मिलेंगे झाड़ीदार, ट्री मिलेंगे, क्लिम्बर मतलब रेंगने वाले, ट्विनर, लियंस हर प्रकार के प्लांट मिलेंगे। फॉसिल रिमेन्स ऑफ द true angiosperm are found only in the later geological periods, and as a group they are more modern than other vascular plants. The sudden appearance of the highly specialized angiosperms in the Cretaceous period, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक, भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। highly specialized angiosperms in the Cretaceous period in unexplainable. From Cretaceous age, angiosperms eclipsed all other vegetation, and now they are the dominant vegetation of the earth with universal distribution. तो यही है वो एज। क्रिटेशियस कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल कभी पढ़े हो, या बोटेनिकल टाइम स्केल बोलो उसको, ठीक, उसमें क्या पढ़ते हो, यही तो पढ़ते हो भाई। जो इतिहास है पीछे का, उसको इकट्ठे आप पढ़ना चाहो पढ़ पाओ, तो उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया कि इतने से इतने साल वाले को एक नाम दे दो, इतने से इतने वाले को, तो उसमें कई सारे बनाए गए हैं ना, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। कहाँ पे थे, अभी दिखा रहे हैं आपको, शायद डायग्राम भी इसका है एक, उसमें और ज्यादा क्लियरेंस आएगा। यस, यहाँ पे देखिए, ये जिम्नो और एनजीओ का दिखाया गया है, ठीक। यहाँ पे कैम्बियन है, कैम्ब्रियन
ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। इसी जुरेसिक में आए थे कौन, चले गए थे कौन बेचारे, वही डायनासोर्स। ठीक है, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ये मिलियंस में दिए गए हैं। ईयर एगो मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ईयर एगो। तो यहाँ पे देखिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये देखो, ये है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस लाइन से ही देखो ये डोमिनेंट होना स्टार्ट किए हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, और ये आज जो क्वाटरनरी मतलब आज का जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। और एंजियोस्पर्म को दिखाया गया है कार्बोनिफेरस, कार्बोनी और पर्मियन के बीच में, यहाँ से इनका एवोल्यूशन हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से एक ओवर भी आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए। ठीक, अब हम थोड़ा सा डाइकोट और मोनोकोट के बारे में डिफरेंस की बात करते हैं। डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। लीफ की बात करते हैं। यूजुअली नेट वेन, नेट वेन मतलब जालिकावत शिलाविन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अगर लीफ की बात करें तो डाइकोट में कैसी लीफ होगी, इस तरीके से वेन होगी और इसमें जालिकाएं बनी होंगी। ठीक, इस तरीके से जालिकाएं बनी होती हैं। ठीक है, तो जालिकावत सिरा विन्यास होता है इस तरीके से। नेट वेंड, पिन्नेट और पालमेट, पालमेटली कंपाउंड और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। यूजुअली ब्रॉड इन शेप एंड सेल्डम सीथिंग एट द बेस। पेटियोल जो होता है स्टाल की, ये वाला जो है पेटियोल, कॉमनली डेवलप्ड एंड ऑफ्टन बियरिंग स्टिप्यूल। मतलब यहाँ पे स्टिप्यूल, ये छोटी सी पत्ती भी हो सकती है, जैसे ये शाखा पे लगी हुई है तो देखते ना कच्छी कली यहाँ पे निकल आती है, एक्सिलरी बड भी निकलती है ना। हर पत्ती के बेस में यहाँ पे क्या होती है, एक्सिलरी बड जरूर होती है, एक्सिलरी बड होती है। ये एक्सिलरी बड जो है आगे चलकर शाखा भी बना सकती है, या फिर इसके मॉडिफिकेशन कई सारे होते हैं, ये कांटे में रूपांतरित हो सकती है। आप देखो बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें ये पत्ती लगी हुई है और यहाँ पे एक कांटा लगा होता है पत्ती के साइड में, उसके गोद में, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये जो एक्सिलरी बड है, ये जो थॉर्न है, कांटा है, ये किसका रूपांतरण है, ये इसी का मॉडिफिकेशन होता है एक्सिलरी बड का। या फिर आप देखे होंगे जैसे कद्दू वर्गीय प्लांटों की बात करें तो उसमें इस तरीके से स्प्रिंग देखते हो निकल आती है पत्ती के कच्छी कली से, यहाँ पे एक्सिलरी बड यहाँ मॉडिफाइड हो जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन इसमें देखने को मिलते हैं एक्सिलरी बड के थ्रू। फिलहाल हम लीफ की बात करें तो डाइकोटिलिडन्स की जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, नेट वेंड होते हैं, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक, वहीं अगर हम मोनोकोटिलिडन्स की बात करते हैं, यूजुअली पैरेलल वेंड, कॉमन ओब्लोंग और लीनियर इन शेप एंड ऑफ्टन सीथिंग एट द बेस, पेटियोल सेल्डन डेवलप्ड एंड स्टिप्यूल अब्सेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं, एक एक चीज को समझना है अच्छे से। ठीक, पैरेलल वेनेशन होगा, वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक, इस तरीके से वेन्स होंगी। कॉमनली ओब्लोंग और लीनियर इन शेप, शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। एंड ऑफ्टन सीथिंग एट द बेस, मतलब जैसे गेहूं का पौधा देखिए, ये स्टेम है, क्या है, स्टेम, और इस तरीके से ये लीफ लगी हुई है इसमें। ठीक है, मान लो ये है लीफ है। ठीक, पैरेलल वेनेशन तो होगा ही। इसका जो लीफ बेस है, जैसे इस वाले लीफ में लीफ बेस था, इसका जो लीफ बेस है ये पूरे स्टेम के ऊपर कवर कर लेता है। ठीक, इस तरीके से चादर टाइप में स्टेम के ऊपर पूरा घेर लेता है इसका लीफ बेस, और ये लीफ लगी रहती है। ठीक है, तो वही बताया गया है इसमें, जो लीफ बेस होता है शीथ फॉर्म करता है। पेटियोल सेल्डम होता है, सेल्डम डेवलप्ड एंड स्टिप्यूल अब्सेंट, यहाँ पे कोई स्टिप्यूल नहीं होगा। ठीक, स्टिप्यूल अब्सेंट होते हैं, अनुपर्ण बोलते हैं हिंदी में। ठीक, स्टिप्यूल को क्या बोलते हैं, अनुपर्ण। छोटी सी पत्ती एक साइड से निकल आती है, आप लोग देखे भी होंगे, भाई बेसिक चीजें हैं, प्लांट वगैरह नहीं देखे होगर, इन चीजों को ऑब्जर्व किया करो थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं रूट की, रूट में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी होती है दोनों में, डाइकोट और मोनोकोट में। ठीक, रूट,
roots. The primary root often persists and becomes a strong tap root with smaller secondary roots. मतलब ये मान लीजिए जमीन है, ठीक है, मिट्टी है, इसके नीचे ये प्राइमरी रूट बनी, क्या बनी, प्राइमरी रूट, और ऊपर ये क्या था, ये स्टेम था। ये जो रूट है ये प्राइमरी रूट है, कैसी है, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट प्राथमिक मूल, और इससे इस तरीके से सेकेंडरी रूट बनती है, क्या बनती है, सेकेंडरी रूट बनती है, क्योंकि वह बड़े बड़े विशालकाय प्लांट होते हैं ना ये, तो उनको रोकने के लिए सेकेंडरी, और इसी में टर्सरी और क्वाटरनरी, इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचिंग होती है रूट में, जो जकड़े होती हैं मिट्टी में। तो द प्राइमरी रूट ऑफ्टन परसिस्ट एंड बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग टैप रूट। ये जो प्राइमरी रूट है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं, ठीक, स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज्यादा और अंदर तक जाती है, लगभग लगभग जितना स्टेम ऊपर लंबा होता है उतने ही नीचे तक जड़ भी जाती है, विद स्मॉलर सेकेंडरी रूट्स। तो ये जो है ये है सेकेंडरी रूट, ये कैसी है, ये सेकेंडरी रूट है, सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ठीक। ये थोड़ा कंपेरेटिवली टैप रूट से थोड़ी छोटी होती है, और ये जो है ये टर्सरी और क्वाटरनरी है, ठीक है, तृतीयक मूल। अगर हम बात करते हैं मोनोकोट्स के रूट की, तो यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होती हैं वो अल्पायु होती हैं, थोड़े दिन बाद मर जाती हैं, फिर सेकेंडरी लीफ बेस से निकल स्टेम बेस से निकलती हैं। द प्राइमरी रूट्स इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड इज सोन रिप्लेस्ड, मतलब वो खत्म हो जाएंगी, रिप्लेस्ड बाई एडवेंटिशियस रूट एट। भैया ये कितना इंपॉर्टेंट हम कह नहीं सकते, इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्राइमरी रूट इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड इज soon replaced by adventitious root which form a fibrous root system। इसका एग्जाम्पल आप गेहूं का पौधा जानते हो, व्हीट, ठीक, पैडी, और समटाइम्स अ बंडल ऑफ फ्लैशी रूट्स, ठीक। तो क्या होता है, ये डिफरेंस जो है आपको याद कर लेना है। डाइकोट में जो रूट होती है वो कैसी होती है, पहले जो प्राइमरी रूट निकलेगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नीचे तक जाएगी, मोटी होगी, ठीक, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगी, टैप रूट होगी, उससे छोटी छोटी स्मॉलर सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स निकली होती हैं। अगर हम बात करते हैं वही किसकी, मोनोकोट के रूट की, तो मोनोकोट के रूट्स में क्या होता है, प्राइमरी रूट इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड इज soon replaced by adventitious root which form a fibrous root। मतलब इस तरीके से प्राइमरी रूट इसकी खत्म ही हो जाती है, जो निकलती है कुछ देर बाद रिप्लेस कर दी जाएगी किससे, एडवेंटिशियस रूट से, ठीक। इस तरीके से ये ऊपर स्टेम है इसका, और यहाँ से इस तरीके से झकड़ा मूल तंत्र बनाती है, क्या है, फाइबरस रूट सिस्टम, क्या है, फाइबरस फाइबरस रूट सिस्टम, ठीक है, ये बन गया आपका फाइबरस रूट सिस्टम, ठीक। और समटाइम्स ऑफ बंडल ऑफ फ्लैशी रूट्स, समटाइम्स ऑफ बंडल ऑफ फ्लैशी रूट्स। तो ये इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रोथ फॉर्म, किस टाइप का ग्रोथ किस में होता है, ठीक है। हाँ, ये डाइकोट है ना, डाइकोट चल रहा है, ये इधर मोनोकोट है। ग्रोथ फॉर्म में भी आइदर हर्बेसियस और ओडी, और यहाँ पे मोस्टली हर्बेसियस होते हैं, जैसे गेहूं के पौधे हैं सब क्या है, मोनोकोट होते हैं, एक ही बीज पत्र तो होता है भाई, तो ये कैसे होते हैं, जनरली हर्बेसियस ही तो होते हैं। अब फ्यू आर आर्बोरिसेंट ट्री लाइक, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोनोकोट में बड़े प्लांट नहीं है, ठीक। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ प्राइमरी बंडल्स, जैसे कि मैंने बताया था इस तरीके से इसमें जो बंडल्स होंगे वो रिंग में अरेंज होंगे, ठीक। वेस्कुलर बंडल्स रिंग में इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक। बंडल्स विद कैम्बियम, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी इसमें, सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी, सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे कि जितने भी डाइकोट्स होते हैं, ऑल डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नो
स्पर्म्स हो गए आपके। इसके अलावा सम टेरिडोफाइट्स, सम टेरिडोफाइट्स, कुछ एक आध टेरिडोफाइट है जिसमें हल्की फुल्की सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। बाकी जो जितने भी आपके डाइकोट्स होते हैं सब में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कैम्बियम। कैम्बियम क्या है? कैम्बियम में एक मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम मतलब मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़े हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े हो, ऐसी सेल्स जो जिसमें कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की, ठीक है, तो इसमें कैम्बियम होता है। पढ़ते हो ना लिटरल कैम्बियम, मेरिस्टेम पढ़ते हो, एपिकल मेरिस्टेम होता है, तो जिससे सूट और रूट की टिप बढ़ती है ऊपर नीचे। उसी तरीके से इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉर्क कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर। जो इस बंडल के अंदर वाला कैम्बियम है, जो अंदर वाला है वो पहले से प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर। क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो ये बाहर बिटवीन टू बंडल्स बना है इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर। ये कब बनता है? ये मिडुलरी रेज से बनाया जाता है। किससे? मिडुलरी रेज से, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रेफरेंस, रीडिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस पढ़े हो ना सेल्स में। ये सभी चीजें आगे चल के आपको पढ़नी होगी, इसलिए बेस तैयार हो रहा है आपका, ठीक। चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ग्रोथ टाइप की हम बात कर रहे थे, ठीक, वेस्कुलर सिस्टम की। तो वेस्कुलर सिस्टम अगर हम बात करते हैं डाइकोट्स की, तो डाइकोट में क्या होता है? यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ प्राइमरी बंडल्स, मतलब बंडल जो होंगे वो इस तरीके से रिंग में प्रेजेंट होंगे विद अ कैम्बियम, मतलब उसमें कैम्बियम भी होगा, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ होगी। एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन डायामीटर ऑफ द स्टेम, स्टेम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए। भाई बड़े बड़े जो सेकेंडरी ग्रोथ वाले प्लांट हैं जैसे डाइकोट के प्लांट, अब जामुन का प्लांट देखो कितना बड़ा होता है, कितना चौड़ा होता है। जो बड़े बड़े विशालकाय ट्री देखते हो आप, गेहूं का पौधा, धान का पौधा देखो जो एक बीज पत्तरी होते हैं, कितना बड़ा होता है। मक्का का पौधा कितना बड़ा होता है। ये सब मोनोकोट्स हैं। गन्ना, तो ये सब देखते हो इनके स्टेम कितने मोटे हैं, बहुत ज्यादा मोटे होते ही नहीं क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। स्टेम डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड स्टील, मतलब ये वाला जो पार्ट है जिसमें वेस्कुलर बंडल है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टील। और बाहर वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम बात करें वेस्कुलर सिस्टम इन मोनोकोट्स की, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्केटर्ड बंडल्स। मोनोकोट्स में क्या होगा? इस तरीके से सेंटर में इस तरीके से पड़े होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स इस तरीके से पड़े होंगे विदाउट डिफिनिट अरेंजमेंट, कोई भी डिफिनिट पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। एंड इन अ ग्राउंड पैरेनकाइमा, कैम्बियम ओनली एक्सेप्शनली प्रेजेंट। अरे तुम ऐसे ही जानो कि होती ही नहीं है। एक्सेप्शनली मतलब एक आध अपवाद हो जाएंगे तो मिल जाएंगे जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वरना नहीं ही मिलती। नो डिफरेंशिएशन इनटू कॉर्टिकल एंड स्टीलर रीजन इन स्टेम, स्टेम में विशेष बढ़िया से डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है। आप बता नहीं सकते हो कि पार्टिकुलर इस जगह से कॉर्टेक्स होगा अंदर, अंदर की ओर यहाँ स्टील होगा, बाहर कॉर्टेक्स होगा, ठीक। होता है डिफरेंशिएशन, ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता है। अगर फ्लावर की बात करें तो पार्ट्स आर यूजली इन 4 और 5। भाई फ्लावर में जब हम बात करते हैं कौन से फ्लावर की? एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, डाइकोट का फ्लावर, तो इसमें क्या होता है? जनरली आपको इस तरीके से 4 और 5 पार्ट्स मिलते हैं, ठीक। इसमें फ्लावर्स पार्ट्स आर यूजली इन 3 और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक, इस तरीके से मिलेंगे। पोलन ग्रेन की बात करें बेसिकली ट्राइकोपलेट होता है, हैविंग 3 फरो और पोर्स, ट्राइकोपलेट मतलब, ठीक है। और इसमें जो मोनोकोट्स में होते हैं बेसिकली मोनोकोपलेट होते हैं, हैविंग 1 फरो और पोर, एक ही छिद्र होगा इसमें, ठीक है। एम्ब्रियो, अगर भ्रूण की बात करें तो डाइकोटिक जो एम्ब्रियो है 2 कोटिलिडन्स होंगे, तभी तो इसको डाइकोट बोला जाता है। सीड लीव्स जिसको बोलते हो, बीज पत्र बोला जाता है,
प्रेजेंट होते हैं, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और लैकिंग इन द सीड्स। अगर हम बात करें मोनोकोट के एम्ब्रियो की तो इसमें वन कोटिलीडन होगा, इसीलिए तो इसको मोनोकोट बोलते हैं, क्योंकि मोनो मीन्स वन, कोट मीन कोटिलीडन। सीड लीफ जो होता है बीज पत्र वो सिंगल होगा, प्रेजेंट होगा, और एंडोस्पर्म फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन सीड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है एम्ब्रियो का। यहाँ सीड में जो है मैक्सिमम आप देखोगे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम आगे बात करते हैं कुछ। हाँ, तो ये जो है डाइकोट और मोनोकोट का जो डिफरेंस था उसके बारे में हम बात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट टाइप की। किसकी? प्लांट टाइप, पादपों के प्रकार। पादपों के प्रकार, ये जो टाइप हम बताने जा रहे हैं, जितनी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टर्म हैं जो जनरली यूज होते हैं टेक्सोनोमी में, और आप फंस जाते हो, ठीक है, आप जाते हो फंस। हर्ब क्या होता है? हर्ब मतलब साग। साग समझते हो भाई? साग, साग लाते हो ना, साग जानते ही होगे, बथुआ वगैरह हो गया, पालक हो गया। आर यूजली लो सॉफ्ट कोर्स प्लांट विद एनुअल एबव ग्राउंड स्टेम्स, ठीक है। बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत इनके स्टेम वगैरह नहीं होते हैं, शाकीय पौधे, उन्हीं को हर्ब बोला जाता है। सर्ब मतलब झाड़ीदार जो पौधे हैं, जो लगभग 5 फीट तक, 7 फीट, 10 फीट तक हो सकते हैं। आ मच ब्रांच्ड वुडी पेरिनियल प्लांट यूजुअली विदाउट अ सिंगल ट्रंक। ट्री क्या होता है? जो बड़े बड़े प्लांट है। आ टाल वुडी पेरिनियल प्लांट यूजुअली विद अ सिंगल ट्रंक, ठीक है। तो ये इतने बेसिक पॉइंट हैं जो आने ही चाहिए आपको। हर्ब क्या होता है, श्रब क्या होता है, ट्री क्या होता है। वाइन और लियाना, एन इलोंगेट weak stemmed often climbing annual और perennial plant with herbaceous और woody texture। स्टेम क्या होता है? नॉर्मली एरियल पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ वेस्कुलर प्लांट। ये जमीन है, नीचे रूट होगी, ऊपर इस तरीके से। नॉर्मली एरियल पार्ट, एरियल मतलब जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट है, ऑफ एक्सिस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर प्लांट, ठीक। जो अक्ष होता है वेस्कुलर प्लांट का, बेयरिंग लीव्स, बड एंड नोड्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लावर्स इज कॉल्ड स्टेम। तो स्टेम के ऊपर क्या क्या होगा? बेयरिंग लीव्स मतलब पत्तियां लगी होंगी, बड मतलब क्या होंगी? बड जानते हो ना, फ्लावर बड। नोड होंगी, गांठें प्रेजेंट हो सकती हैं इस तरीके से, ठीक है, स्टेम में। एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि फ्लावर, और यहीं पे लिख सकते हो आप ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस। तो ये कुछ पार्ट होते हैं, एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं स्टेम। और स्टेम के ऊपर क्या क्या होता है, तने के ऊपर, वो तो आप जानते ही हो क्योंकि पौधे आपने देखे ही हैं। तो स्टेम हो गया। अब स्टेम इरेक्ट हो सकता है, हर्बेसियस हो सकता है। व्हेन द स्टेम ग्रो इरेक्ट, इरेक्ट स्टेम में भी हर्बेसियस, सफ्रूटेसेंट, श्रबी, आर्बोरिसेंट, काउडेक्स, कल्म, बहुत सारे टाइप हैं। सकुलेंट प्लांट हो सकता है, ठीक। मोनोपोडियम हो सकता है, नेरियम है, सिम्पोडियम, बिटिस, ठीक। हर्बेसियस में हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ अ हर्ब, ऐसा स्टेम जो कि जिसमें मतलब ओडी नहीं है, हर्बेसियस है। जाइलम और फ्लोएम के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। जैसे कि मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट में इस तरीके के हर्बेसियस स्टेम होते हैं जनरली। स्टेम कंटेनिंग लिटिल वुडी टिश्यू, बहुत कम वुडी टिश्यू होंगे, ठीक है। जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रेयरली होंगे, बहुत कम, इसीलिए वो हर्बेसियस है। आ हर्बेसियस स्टेम में भी सॉलिड और होलो, ठीक, जिसको फिस्टुलर बोलते हैं। फिस्टुलर मतलब होलो, जो खाली होता है, उसको दबाओगे पिच से स्टेम पिचक जाएगा, ठीक। और सॉलिड भी हो सकता है हल्का सा। ये यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जिनकी मीनिंग लिखी हुई है, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको।
याद कर लेना है, ठीक है। ये सब पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। यहाँ भी कुछ और ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये वर्ड आपको आने चाहिए, ये सब हम भेज देंगे, आप पढ़ लेना, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा जो पार्ट है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो इसमें इम्पोर्टेंट वो हम आपको करा देते हैं, बाकी आप मन करे तो पढ़ लेना, लेकिन मिल जाएगा ये आपको, ठीक। ट्विनर क्या होता है? ट्विनर, ये ज्यादा जो वर्ड यूज होने वाले हैं। प्लांट हैविंग हर्बेसियस स्टेम विद ट्विन राउंड द सपोर्ट, जैसे कि डोलिकोस, इम्पोई, इपोमी इपोमी और क्लेमेटिस। क्लेमेटिस पढ़े हो ना स्पीसीज? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना हमको कि क्लेमेटिस किस में आता है, कौन सी फैमिली का प्लांट है क्लेमेटिस। राइजोम क्या होता है? राइजोम भाई जानते हो ना, अदरक खाते हो? अदरक इस टाइम तो खूब डालते होगे चाय में अदरक, समझ रहे हो, मौसम ही चल रहा है अदरक वाला, अदरक खूब खाते हो। अदरक है, हल्दी है, ठीक, कोरिएंडर, जिंजर, ये सब क्या होते हैं? ये राइजोम होते हैं। क्या होता है? राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम के मॉडिफिकेशन हम बता रहे हैं इसमें, ठीक है। कई सारे प्रोस्ट्रेट होते हैं, प्रोकुम्बेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप हैं इसमें, सब आपको पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है इनको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब, जो ज्यादा महत्वपूर्ण वो हम बता दे रहे हैं। राइजोम में जैसे अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है उसको हम राइजोम बोलते हैं। बेरिंग बड्स इन एक्जियल ऑफ रिड्यूस्ड स्केल लाइक लीव्स सर्विंग एज अ मीन्स ऑफ पेरिनेशन एंड वेजिटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक। तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए बड्स भी प्रेजेंट होती है, जो टूट, उनको तोड़ के लगा दो जमीन में, दबा दो मिट्टी में, तो वो फिर से नया प्लांट बना देते हैं, जैसे कैना हो गया, ठीक, और जिंजर हो गया आपका, ठीक। इसमें लिख सकते हो आप राइजोम वाले में, जैसे हल्दी और आप अदरक लिख सकते हो, ये सब इसी में आते हैं। अगर हम बल्ब की बात करें, किसकी? बल्ब की। बल्ब वाले में जैसे कि अनियन हो गया, गर्लिक हो गया, ठीक। modified shoot consisting of a stem like a biconvex lens with closely set leaves on the upper surface and fibrous adventitious roots on the अंडर सरफेस, जैसे कि अनियन हो गया और गर्लिक, लहसुन और प्याज आपका। कॉर्न क्या होता है? कॉर्न अ कंडेंस्ड अंडरग्राउंड फ्लैशी स्टेम। कंडेंस मतलब समझना, ग्रोविंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, एग्जाम्पल है कोलोकेसिया, अमोर्फोफेलस, ठीक। ट्यूबर अगेन इंपॉर्टेंट, ट्यूबर तो सब लोग जानते हो, कंद जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंद बोलते हैं। ट्यूबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका आलू होता है ना, सोलेनम ट्यूबेरोसम, जमी कंद जानते हो, नाम ही में उसके लिखा है कंद, जमी कंद है, आलू है, सब कंद होते हैं। ट्यूबर, सोलेन, सोलेन इंड of underground stem bearing buds in exile of scale like rudimentary leaves, जैसे कि एग्जांपल है सोलेनम ट्यूबेरोसम। पोटैटो क्या है? पोटैटो। इसी तरीके से रनर, रनर क्या होता है? रनर, स्टोलोन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रनर आइए यहाँ पे बताते हैं। जैसे जैस्मिन का पौधा देखियो, जैस्मिन, ऑक्जेलिस, मेंथा, क्राइजेंथीमम, पुदीना, पुदीना का पौधा देखियो ना, पुदीना, पुदीना पे तो बहुत फेमस गाने भी बन रहे हैं खूब। रनर जो होता है, स्टोलेन दैट्स रूट्स एट टिप फॉर्मिंग न्यू प्लांट दैट इवेंचुअली इज फ्रीड फ्रॉम कनेक्शन विद पेरेंट बाय डेके ऑफ रनर, जैसे कि ऑक्जेलिस, मतलब ये मिट्टी है मान लीजिए, यहाँ पे एक पौधा उगा इस तरीके से, और ये क्या हुआ, इस तरीके से एरियल ग्रोथ किया, और थोड़ी देर बाद जमीन में फिर से घुसा, और फिर से वो बाहर निकल गया। बात समझ रहे हो? फिर जाए, फिर थोड़ी दूर चलेगा, फिर ये बाहर जमीन में घुस के निकलेगा। तो जहाँ पे जो अटैचमेंट पॉइंट है, दोबारा से ये स्टेम कहाँ घुसा? जमीन के अंदर। तो यहाँ पे फिर से इसमें जो है जड़ें निकल आती हैं, रूट निकल आती है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से तुमने कट कर दिया इस प्लांट को, स्टेम को, अब मेन भैया यहाँ से जड़ थी ना, फिर उसके बाद में ये इस तरीके से
जमीन के अंदर गया, फिर ऊपर गया, अंदर गया, ऊपर गया। तो यहाँ से कट कर दोगे तो ये वाला पार्ट आराम से जीवित रहेगा, ठीक। यहाँ से कट दोगे तो 3 प्लांट अलग अलग हो गए, समझ रहे हो। तो ये होता है, जैसे ऑक्जेलिस है। सकर क्या होते हैं, सकर a creeping stem but growing obliquely upward directly giving rise to a leafy shoot, जैसे कि मेंथा है, क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम मतलब गुलदाउदी, गुलदाउदी पढ़े हो, फूलों का गुच्छा, गुलदाउदी, जानते नहीं हो, जानते होगे भाई, सब कुछ जानते हो, तो मुझे पता है, बताना नहीं चाहते हो बस। ऑफसेट अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। पिस्टिया है ना, आइकोर्निया, आइकोर्निया, आइकोर्निया भी क्या होता है, ऑफसेट, ऑफसेट होता है ना, ऑफसेट, ओसिट नहीं, ऑफसेट। आइकोर्निया, आइकोर्निया कहूंगा तो जान नहीं पाओगे, ये जान जाओगे। अरे भाई वही जलकुंभी, जलकुंभी, बंगाल का आतंक जिसको बोलते हैं ना। ऑफसेट अ हॉरिजॉन्टल thickened prostrate branch producing at the apex a tuft of leaves above and a cluster of small leaves beneath, जैसे पिस्टिया और आइकोर्निया बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। क्लस्टर ऑफ स्मॉल लीव्स, पानी में ये तैरते होते हैं, इस तरीके से इसमें एक क्या होता है, डंठल टाइप में इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, ये 3 पत्तियां मान लो, यहाँ पे इसकी जड़ें हैं, ठीक है, और इस पे फ्लावर भी बहुत सारे निकलते हैं, ठीक, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी इस पे लगे होते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो। फिर क्या होगा, ये नोड है यहाँ पे, फिर एक नोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से इस तरीके से पत्तियां हैं, ये पत्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पे नीचे जड़ होंगी और ऊपर इसमें फ्लावर लगे होंगे, ठीक, इस तरीके से इसके फ्लावर बड़े सुंदर निकल दिखते हैं, ठीक, आइकोर्निया के, पिस्टिया के, ठीक। तो ये जो है ये एक्वस प्लांट होते हैं, मेनली आपको जलीय पादप हैं, जल में मिलेंगे और इस तरीके से तैरते रहते हैं। तो प्लांट, जो प्लांट होता है ये डंठल पानी की सतह पे, सरफेस ऑफ वाटर पे तैरता रहता है और ऊपर की ओर ये प्लांट आपको मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इस पर क्वेश्चन खूब बनता है पॉलिनेशन पे लेकर, ठीक है। पॉलिनेशन अगर पूछ लिया जाए कि जलकुंभी में परागकण कैसे होता है, परागण, पॉलिनेशन, तो आप सोचोगे कि ये जल में रहता है तो जल के द्वारा होता होगा, नहीं, लेकिन भैया जो फ्लावर्स हैं वो तो हवा में हैं, क्योंकि ये सरफेस पे है। मान लो नीचे ये वाटर भरा था, जल, ठीक है, तो जल पे पौधे तैर रहे हैं, फूल तो उसके ऊपर हैं, तो इसलिए किसके द्वारा होता है, इसमें कीटों के द्वारा होता है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वही पोलिनेशन करते हैं। तो कई सारी चीजें आप एक ही जगह से जोड़ सकते हो भाई, आपको पढ़ना है, नॉलेज इकट्ठा करना है, तो बुक को पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ने को, चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, आनंद आएगा आपको। ऑफसेट में एग्जाम्पल याद रखना, पिस्टिया और आइकोर्निया, मैंने डायग्राम भी बना के दिखा दिया। अब बात हम करते हैं स्टोलोन की। हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम एट रूट्स एंड नोड्स, जैसे कि कोलोकेशिया। बुलबिल, बुलबिल क्या होता है, बुलबिल भाई साइकस का बुलबिल देखे हो, बुलबिल ऑफ साइकस, बुलबिल ऑफ अगेव, अगेव का बुलबिल, ठीक है। अ वेजिटेटिव बड whose tissues are fleshy and laden with food material, कुछ ऐसे स्टेम होते हैं, ठीक है, ये स्टेम है, ये इस पे पत्तियां लगी हुई हैं बहुत सारी, ठीक, बंच में ऊपर, और नीचे जो है इस तरीके से एक पार्ट ग्रो कर जाता है, ठीक है, बुलबिल नीचे, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं बुलबिल, क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बुलबिल। ये किसमें, जैसे कि साइकस हो गया आपका, ठीक, साइकस में बुलबिल देखने को मिलेगा आपको, एंजियोस्पर्म में पढ़े हो ना साइकस, सेकंड सेमेस्टर में। इसके अलावा जैसे कि अगेव हो गया, ठीक, अगेव, अगेव, अगेव का बुलबिल, क्या, अगेव और साइकस, ठीक। बुलबिल कहाँ कहाँ मिलेगा, बुलबिल मिलेगा आपको साइकस में एंड अगेव में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है उसके, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे भी लिखा है रस्कस, क्या लिखा है, यहाँ एग्जाम्पल ही नहीं दिया है, ठीक, यहाँ पे लिख लेना अगेव, ठीक, और साइकस, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं फाइलोक्लेड का होता है, फाइलोक्लेड व्हेन द स्टेम इज फ्लैटेंड, मतलब स्टेम चपट जाए और ग्रीन हो जाए,
भाई लीफ ग्रीन होती है जनरली ना, फोटोसिंथेसिस करती है, बट कहीं कहीं होता है फाइलोकोलेट, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया पढ़े हो गया एग्जाम्पल। व्हेन द स्टेम इज फ्लैटेंड ग्रीन लीफ लाइक बोथ इन अपीयरेंस एंड फंक्शन, मतलब वो चपट गया, तना चपट गया, तना चपट गया, फ्लैटेंड होगा, ठीक। तो चपटा तना हरा भी हो गया, ग्रीन, लीफ लाइक हो गया, बोथ इन अपीयरेंस देखने में भी और फंक्शन में भी, कार्य में भी फोटोसिंथेसिस करने लगा स्टेप। तो उसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड, जैसे कि रस्का। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप याद रख सकते हो इनको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलोक्लेड, ठीक। स्टेम लीफ जैसे मॉडिफाई हो गया और काम भी करने लगा वैसे ही फोटोसिंथेसिस का। क्लेडोड क्या होता है, आप फाइलोक्लेड जो भी बताएं आपको, आप सिंगल इंटरनोड जैसे कि एस्पेरेगस और कैजुराइना, कैजुराइना, एस्पेरेगस और कैजुराइना, इसको क्लेडोड बोलते हैं। जैसे कि ये स्टेम था, इसमें नोड था, गांठ होगी, फिर ये नोड होगा, इंटरनोड, फिर नोड, फिर इंटरनोड, फिर नोड। अब इसमें से एक जो इंटरनोड है वो आपका पतला सा इस तरीके से पत्ती के जैसे हो गया, और इसमें बहुत सारा क्लोरोफिल भर गया, और ये क्या करने लगा, ये लीफ का फंक्शन करने लगा, ठीक, लीफ लाइक, सिर्फ एक इंटरनोड मॉडिफाई हुआ है। आप फाइलोकोलेट आप सिंगल इंटरनोड, जैसे कि एस्पेरेगस और कैजुराइना, जब पूरा प्लांट ही तो पूरा स्टेम ही चेंज हो जाता है, लीफ के जैसे काम करता है, उसको फाइलोक्लेड बोलते हैं, ठीक। समझ में आया, जब सिंगल इंटरनोड एक हो और वो चेंज हो जाए तो उसको हम क्लेडोड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम टेंड्रिल की, अगेन इतना इंपॉर्टेंट भैया, पूछो ही मत। स्टेम टेंड्रिल मतलब तने के प्रतान, तने के प्रतान, स्टेम टेंड्रिल। कद्दू वर्गीय पौधा जानते हो, कद्दू वर्गीय पौधे, कद्दू वर्गीय पौधे में कौन कौन आते हैं, जैसे कि आपका खीरा हो गया, खीरा जानते हो, कद्दू ही हो गया, कद्दू, ठीक, लौकी हो गया, ककरी हो गया, ठीक, फूट हो गया, फूट, फूट जानते हो ना कि नहीं जानते हो, ये सब जो होते हैं, जैसे नेनुआ हो गया, यहाँ नेनुआ बोलते हो, तोरई, तोरई जानते हो, घिया, घिया लिख दो ना, जानते हो घिया, अलग अलग जगह बोला जाता है अलग अलग नाम, घिया तो सब लोग जानते ही होंगे। इन सब में क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम टेंड्रिल्स। वैसे इस तरीके से आपकी पत्ती लगी होगी और यहाँ से स्प्रिंग जैसे एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको हम बोलते हैं प्रतान, क्या बोलते हैं, टेंड्रिल, क्या बोलते हैं, टेंड्रिल, प्रतान बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, सहारा प्रदान करते हैं ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, ठीक, ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, ठीक, आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एग्जांपल आपको याद रखना है, स्टेम टेंड्रिल। व्हेन इन प्लेस ऑफ एन एक्सिलरी वर्ड देयर इज अ टेंड्रिल्स, जैसे कि विटिस, ठीक है, प्लांट का नाम है विटिस हो गया, जानते ही हो, कुकुरबिटा हो गया और पैसीफ्लोरा। तो ये सब एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन मिलेगा। मैंने बताया था ना, कोई भी लीफ होती है जो उसके पास एक गोदी में उसके एक्सिलरी बड जरूर होती है, एक्सिलरी बड। ये जो एक्सिलरी बड है ये क्या है, लीफ, ये है एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, ठीक, कच्छी कलिका बोलते हैं इसको। तो ये एक्सिलरी बड जो होती है ये मे बी मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, टेंड्रिल। इसका भविष्य क्या क्या हो सकता है, टेंड्रिल बना सकती है, थॉर्न बना सकती है, और ब्रांच, ब्रांच बना सकती है, यहाँ से पूरी शाखा ही निकल जाए लीफ के पास से, ठीक। इसके अलावा फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट भी बना सकती है, ठीक, फ्लोरल
पार्ट भी बना सकते हो। वैसे मैक्सिमम फ्लोरल पार्ट जो होता है वो टॉप वाला जो सूट होता है आपका प्रवाह तंत्र, वही मॉडिफाइड होता है फ्लोरल पार्ट में, ठीक है। तो ये एक्सिलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेंड्रिल वगैरह इसी से बनते हैं। स्टेम टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल जो है वो अलग चीज है। लीफ टेंड्रिल जैसे कि पाइसम सेटाइबम में हम आपको पढ़ाएंगे लीफ टेंड्रिल, ठीक। स्टेम थॉर्न मतलब कांटे में जो सॉरी स्टेम में जो कांटे होते हैं तने में। व्हेन इन प्लेस ऑफ एन एक्सिलरी बड, देखो वही बात लिखी ना जो भी बताया, एक्सिलरी बड के पास ही क्या बनता है, एक्सिलरी बड ही मॉडिफाई होती है स्टेम टेंड्रिल में, और कुछ प्लांटों में वही एक्सिलरी बड मॉडिफाइड हो जाती है स्टेम थॉर्न में। देर इज अ थॉर्न, जैसे सिट्रस और बोगनविलिया, अगेन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड बना रही है टेंड्रिल। इसके एग्जांपल जैसे कि कुकुरबिटा, कद्दू वर्गी, कद्दू लौकी ये सब आते हैं ना, घिया विटिस है, पैसिफ्लोरा है। स्टेम थॉर्न, इसमें एग्जांपल याद रखोगे आप, सिट्रस, बोगनविलिया। और इसी तरीके से अगर मान लो हमने पूछा कि लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाए टेंड्रिल में, तो उसमें कौन होगा, मटर। मटर ऐसा एग्जांपल है, पाइसम सेटाइबम, मटर पी, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो टेंड्रिल होते हैं ये इस तरीके से स्प्रिंग जो बनती है प्रतान, ये पत्ती का रूपांतरण होते हैं। देन ऐसे ही अगर हम थॉर्न की बात करें, कांटों की, ठीक, लीफ थॉर्न, पत्ते रूपांतरित हो जाए कांटों में, तो इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है, चपटे तना वाला, ओपनसिया वगैरह पढ़े हो, कैक्टस। कैक्टस, तो कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस में जो थॉर्न होते हैं वो कहाँ से मॉडिफाई होते हैं, लीफ से। लीफ का मॉडिफिकेशन होता है वो लीफ का, ठीक है। तो ये बात भी आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पे जो स्टेम के थॉर्न है, जो स्टेम का मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बड का है, वो कांटे जो एक्सिलरी बड से निकल रहे हैं, जैसे कि सिट्रस, नींबू और बोगनविलिया, ठीक। बोगनविलिया अपने पुष्पों की लिए बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। हर कोई गिर जाता है देख के, एक बार आप भी देखोगे तो बेचैन हो जाओगे थोड़ा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे पुष्प होते हैं इसमें। यहाँ जो है पार्क है, चंद्रशेखर आजाद पार्क, जानते हो ना, उसमें बहुत सारे बोगनविलिया के प्लांट लगे हुए हैं, मैं तो गया हूँ कई बार, देखा हूँ। अब हम बात करते हैं टेंड्रिल क्लिम्बर्स की। क्लिम्बर मतलब चलते हो रेंगने वाले पौधे। टेंड्रिल्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद सेंसिटिव टिप्स। वही टेंड्रिल भाई जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये जो स्प्रिंग है ना, इसकी जो ये टिप होती है बड़ी सेंसिटिव होती है। क्यों सेंसिटिव होती है भाई, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स ही होते हैं ना, यही क्या करती है, जैसे मान सकते हो जैसे कॉकरोच है या कोई कीड़ा है, उसके आगे दो एंटेनी लगे होते हैं ना, तो एंटेनी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के सिस्टम को मापते हैं, आगे चेक करते हैं जाने वाला है या नहीं, खतरा है या नहीं। उसी तरीके से समझ लो, प्लांट ऊपर की ओर जब ग्रोथ करता है तो उसके सपोर्ट के लिए टेंड्रिल होते हैं, प्रतान। तो प्रतान क्या करते हैं, ये आगे ढूंढते हैं, सेंसिटिव कहने का मतलब समझ रहे हो, कि कुछ फांस के बढ़ने वाला आगे है या नहीं। अगर कोई लकड़ी मिल गई मान लो, तो उस पर ये लपेट लेते हैं खुद को, और प्लांट को आगे की ओर खींचते हैं, जिससे वो बढ़ जाता है। समझ में आया, दे क्वाइल अराउंड द सपोर्ट, बात वही लिखी जो मैंने बताया, द क्वाइल, दे क्वाइल अराउंड द सपोर्ट एंड हेल्प इन क्लिम्बिंग, ठीक है, रैंक के आगे बढ़ने के लिए यूज किए जाते हैं। टेंड्रिल्स में रिप्रेजेंट मॉडिफाइड स्टिप्यूल्स जैसे स्माइलेक्स, मॉडिफाइड लीफ जैसे कि लेथाइरस एफेका, मॉडिफाइड स्टेम जैसे कि पैसिफ्लोरा। तो ये तीन टाइप है, ठीक। स्टिप्यूल जो होता है अनुपर्ण, स्टिप्यूल जानते हो, जैसे कि ये आपके यहाँ पे लीफ है और ये टेंड्रिल है, तो यहाँ पे एक छोटी सी पत्ती और होती है जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल, अनुपर्ण, अनुपर्ण बोला जाता है, यही अनुपर्ण। अब दोनों चीजें एक साथ में मत बनाओ भैया, यही अनुपर्ण हो सकता है कि मॉडिफाई हो जाए टेंड्रिल में, ठीक। बाकी लीफ हो सकती है और स्टेम हो सकता है, तो तीन मॉडिफिकेशन से बन सकता है आपका टेंड्रिल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेंड्रिल, ठीक है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं टेंड्रिल। अब हम बात करते हैं आपसे ब्रांचिंग ऑफ स्टेम की, कि स्टेम में कैसी कैसी ब्रांचिंग होती है। अबे और लिखे हुए हैं भाई, ये देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफलेट जैसे पाइसम सेटाइबम और बिग्नोनिया, बिग्नोनिया अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लेमेटिस में जैसे मॉडिफाइड पेटियोल, मॉडिफाइड लीफ पेक्स जैसे ग्लोरियोसा
सुपरवा। तो ये कुछ 3 और एग्जाम्पल है जहां से टेंडरलिल बन सकते हैं, तो टेंडरलिल के बड़े एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये सब याद कर लीजिए आप। ब्रांचिंग ऑफ स्टेम, शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पार्ट जो है हम अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाएंगे। इसमें बहुत आगे भी बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं, बहुत पार्ट बचा हुआ है। तो आई होप आज की चीज़ें आपको सभी समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।